अगर भारत कभी टूटने के कगार पे था, अगर 1 करोड़ शरणार्थी सीमा पार आ चुके थे, अगर दुश्मन ने 11 एयरबेस पर एक साथ बम गिराए थे, अगर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण होने वाला था, तो उस समय एक आदमी खड़ा था दिल्ली में ठंडे दिमाग से और कह रहा था अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब हमला होगा। वह आदमी जिसने प्रधानमंत्री को मना कर दिया, वह आदमी जिसने अपने ही खिलाफ जांच झेली, वह आदमी जिसे 7 गोलियां लगी और जिसने मौत से कहा अभी नहीं, बस जिसने 93,000 सैनिकों को हथियार डलवाए लेकिन जीत के बाद दुश्मनों से हाथ मिलाए, जिसने राजनीति को दरवाजे पे रोका और सेना को अंदर आने दिया। यह कहानी है फील्ड मार्शल सैम हॉर्मोज़ी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ की, जिसे दुनिया सैम बहादुर के नाम से जानती है। और आज हम उनकी पूरी जिंदगी बचपन से अंतिम सांस तक बिना कुछ छोड़े आपके सामने रखेंगे। 3 अप्रैल 1914 अमृतसर एक पारसी परिवार में जन्म होता है एक बच्चे का। नाम रखा जाता है सैम हॉर्मोज़ी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। पिता डॉक्टर हरमोज़ी मानेकशॉ और मां हीराबाई मानेकशॉ। कहानी यह भी साधारण नहीं है। परिवार लाहौर जाने के लिए निकला था, लेकिन अमृतसर स्टेशन पर प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डॉक्टर ने आगे जाने से मना कर दिया। कुछ दिन रुकने का फैसला जो महीनों में बदला, फिर सालों में, और अमृतसर ही अंत में घर बन गया। 6 बच्चों में सैम 5वें नंबर पे थे। बचपन से जिद्दी, तेज दिमाग और आत्मसम्मान से भरे हुए। उनका सपना था लंदन जाना, डॉक्टर बनना और गायनेकोलॉजी पढ़ना, लेकिन पिता ने मना कर दिया। कारण साफ था, 2 बड़े भाई पहले से लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, खर्च बहुत था। लेकिन सैम नाराज हुए पर टूटे नहीं। उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। सन 1932 में पहली बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए परीक्षा निकली। भारत में अधिकारियों को ट्रेन करने की योजना बनी। सैम ने फॉर्म भरा, परीक्षा दी, 15 लोग चुने गए और उनमें वो शामिल थे। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उन्हें 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4th बटालियन में कमीशन मिला। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का वो हिस्सा बने। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आया। ब्रिटिश सेना को अधिकारियों की कमी थी। सैम को बर्मा फ्रंट भेजा गया। जापानी सेना ने पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। सैम अपनी टुकड़ी लेकर के आगे बढ़े। भारी गोलीबारी हुई। उन्होंने हमला किया और पहाड़ी वापस ले ली। और तभी मशीन गन चली और 1 नहीं 2 नहीं, पूरी की पूरी 7 गोलियां उनके शरीर में आके धंस गई। वह गिर पड़े। 36 घंटे तक युद्ध भूमि पर यूं ही पड़े रहे। तभी मेजर जनरल डेविड कोवन वहां आए और उनकी वो बहादुरी देखी। उन्होंने अपनी मिलिट्री क्रॉस उनकी वर्दी पर लगा दिया और कहा, यह सम्मान जीवित सैनिकों को मिलता है। मैं जब तक ना आऊं तब तक जीवित रहना। सिपाही शेर सिंह उन्हें कंधे पर उठाकर करीब 14 मील पैदल ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास गए। वहां उन्होंने इलाज के लिए मना किया। फिर जांच की, आंतों का हिस्सा निकालना पड़ा। होश आया। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? सैम बोले, मुझे एक खच्चर ने लात मार दी। डॉक्टर हंस पड़ा और बोला, जो इस हालात में मजाक कर सकता है वह जिंदा रहेगा। और वह जिंदा रहे। यही वह क्षण था जब सैम सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि दर्द से ऊपर उठने वाले एक इंसान बन गए। सन 1947 तभी देश का विभाजन हुआ। उनकी फ्रंटियर फोर्सेस रेजिमेंट पाकिस्तान चली गई। उनका दोस्त याह्या खान भी पाकिस्तान चले गए। याह्या ने उनसे एक मोटरसाइकिल ली थी जो 1000 रुपये में देने की बात हुई थी, लेकिन वो 1000 कभी उन्हें मिला नहीं। सैम ने सालों बाद कहा, उसने मेरी मोटरसाइकिल ली थी, मैंने उससे आधा देश ले लिया। लेकिन यह कहानी अभी आगे है। विभाजन के बाद सैम को 8 गोरखा राइफल्स में भेजा गया। 1953 ईस्वी में उन्हें 8 गोरखा राइफल्स का कर्नल बनाया गया। यही एक दिन एक गोरखा जवान से उन्होंने पूछा, मेरा नाम जानते हो? तो जवान घबराया, पूरा नाम भूल गया और बोला, सैम बहादुर। और यह नाम उसी दिन से अमर हो गया।
1962 ईस्वी चीन युद्ध का दौर था। सैम उस समय मेजर जनरल थे। उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह ने जांच की। उन्हें क्लीन चिट मिली। उन्होंने अपने खिलाफ गवाही देने वालों से बदला नहीं लिया। 1965 ईस्वी युद्ध में उन्हें सक्रिय भूमिका नहीं मिली। यह चुपचाप देख रहे थे, सीख रहे थे। 1969 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया और अब इतिहास उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में आग सुलग चुकी थी। लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे और जल्द ही भारत को सबसे बड़ा निर्णय लेना था। यहीं से अगला अध्याय शुरू होगा। 1969 में सैम मानेकशॉ भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके थे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1970 पाकिस्तान में चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता ने परिणाम को स्वीकार नहीं किया। जनरल याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता हस्तांतरण रोक दिया और पाकिस्तानी सेना ने ढाका और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में दमन शुरू किया। विश्वविद्यालयों पर हमला, छात्रों की हत्या, बुद्धिजीवियों को निशाना, लाखों लोग मारे गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा पर आ गए। भारत के सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा दबाव में आ गए। अब सवाल था, क्या भारत हस्तक्षेप करेगा? दिल्ली में आपात बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, विदेश मंत्री शरण सिंह और सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ मौजूद थे। बैठक में माहौल गंभीर था। इंदिरा गांधी ने पूछा, क्या हम अभी युद्ध के लिए तैयार हैं? सैम खड़े हुए और शांत स्वर में बोले, अगर आप अभी आदेश देंगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं हार जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा। उन्होंने आगे कहा, हमारी सेना तैयार नहीं है, टैंक गलत दिशा में है, गोले बारूद सीमित हैं और मानसून आने वाला है। पूर्वी पाकिस्तान दलदली जमीन बन जाएगा। उन्होंने साफ कहा, अगर आप जीत चाहती हैं तो मुझे समय दीजिए। यह बहुत बड़ा जोखिम था। प्रधानमंत्री को मना करना आसान नहीं था। इंदिरा गांधी ने पूछा, कितना समय चाहिए? सैम बोले, नवंबर तक। बैठक समाप्त हुई और इतिहास ने दिशा बदल ली। यही वह क्षण था जब नेतृत्व ने राजनीतिक पर जीत हासिल की। अब शुरू हुई तैयारी। सैम ने 3 स्तरों पर काम किया। पहला, सेना की तैयारी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। तीसरा, स्थानीय प्रतिरोध को संगठित करना। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी बन चुकी थी। भारत ने उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया। भारतीय सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाया। सड़कों की मरम्मत, पुलों का निर्माण, गोला बारूद का भंडारण। वायुसेना को नए एयरफील्ड तैयार करने को कहा गया। साथ ही नौसेना को बंगाल की खाड़ी में रणनीति बनाने को। यह सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं थी, यह एक पूर्ण सैन्य योजना थी। इसी बीच सैम ने सोवियत संघ के साथ तालमेल का समर्थन किया। इंदिरा गांधी ने अगस्त 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के करीब था और चीन भी पाकिस्तान का समर्थक था। सैम जानते थे, अगर युद्ध लंबा चला तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई। युद्ध छोटा होगा, तेज होगा और निर्णायक होगा। दिनांक 1971 ईस्वी 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 एयरबेस पे हमला किया। यह औपचारिक युद्ध की शुरुआत थी। सैम को सूचना मिली। उन्होंने तुरंत कहा, अब वे पहली बार कर चुके हैं, अब हम जवाब देंगे। और उसी रात भारत ने पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी। पश्चिमी मोर्चे पर रक्षात्मक संतुलन और पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक हमला। ईस्टर्न कमांड की कमान लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के हाथ में थी। मेजर जनरल जैकब योजना तैयार कर रहे थे। 3 दिशाओं से ढाका की ओर बढ़ना था, उत्तर से, पूर्वी से और दक्षिण से। एयर चीफ मार्शल आरसी लाल ने कहा, हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित की। एडमिरल एसएम नंदा ने नौसेना को सक्रिय किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के तहत कराची पोर्ट पर हमला हुआ। पाकिस्तान की नौसेना क्षमता को बड़ा झटका लगा। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। मुक्ति वाहिनी स्थानीय समर्थन दे रही थी। सैम का आदेश साफ था, ढाका हमारा अंतिम लक्ष्य है। दुनिया देख रही थी। अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ी। यूएसएस इंटरप्राइजेस की मौजूदगी दबाव का संकेत थी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। सैम शांत थे, उनका विश्वास तैयारी पर था और अब ढाका करीब था। इतिहास अपनी सबसे बड़ी घटना की ओर बढ़ रहा था। दिसंबर 1971
पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। रणनीति साफ थी, सीधा ढाका। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के नेतृत्व में ईस्टर्न कमांड आगे बढ़ रही थी। मेजर जनरल जेफियर जैकब ने ऑपरेशन प्लान को सटीक रूप दिया। भारतीय वायुसेना ने शुरुआती दिनों में ही आसमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। पाकिस्तानी सप्लाई लाइन टूट चुकी थी, संचार बिखर चुका था। मुक्ति वाहिनी हर शहर हर गांव में स्थानीय सहयोग दे रही थी। सैम दिल्ली में थे, लेकिन हर मोर्चे की जानकारी उन तक पहुंच रही थी। उनका एक सिद्धांत था, लड़ाई मैदान में जीती जाती है लेकिन युद्ध दिमाग में। 12 दिसंबर ढाका लगभग घिर चुका था। पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी पर दबाव बढ़ रहा था। सैनिक थक चुके थे, सप्लाई खत्म हो रही थी। यही वह समय था जब सैम ने एक मनोवैज्ञानिक दांव खेला। भारतीय सेना रेडियो संदेश के माध्यम से पाकिस्तानी सैनिक को आत्मसमर्पण का विकल्प दिया। संदेश स्पष्ट था, आप घिरे हुए हैं, अनावश्यक खून खराबा मत कीजिए, सम्मानजनक आत्मसमर्पण कर दीजिए, मौका अच्छा है। यह सिर्फ सैन्य दबाव नहीं था, यह मानसिक दबाव। इस बीच अमेरिका की 7वीं बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुकी थी। यूएसएस एंटरप्राइजेस समुद्र में मौजूद थी। यह भारत को डराने की कोशिश थी, लेकिन सैम शांत रहे। उन्होंने पश्चिमी मोर्चे को स्थिर रखा, पूर्व में गति बनाए रखी। उन्होंने युद्ध को लंबा नहीं खींचा। उन्हें पता था जितनी जल्दी परिणाम आएगा उतना कम अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा या हस्तक्षेप होगा। 16 दिसंबर 1971 ढाका रमना रेस कोर्स ग्राउंड। लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा आमने सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर हुए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। बांग्लादेश का जन्म यह सिर्फ एक राष्ट्र का निर्माण नहीं था, यह 1962 की हार का सामना था। यह 1947 के घाव का जवाब था और इसके पीछे खड़े थे सैम मानेकशॉ। दिल्ली में खबर पहुंची, सैम ने कोई उत्सव नहीं मनाया, कोई विजय नृत्य नहीं हुई। उन्होंने बस कहा गुड। यह उनकी शैली थी, शांत, संतुलित, व्यवसायिक। लेकिन जीत यही खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद असली चरित्र सामने आता है। 93,000 युद्ध बंदियों को भारत लाया गया। उनके साथ व्यवहार कैसा होगा? सैम का आदेश स्पष्ट था, उनके साथ सम्मान से पेश आओ, वो सैनिक हैं। कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने बाद में कहा कि उन्हें भारत में सम्मान मिला, भोजन मिला, मानव गरिमा मिली। यही अंतर था। जीत सिर्फ मैदान में नहीं हुई थी, चरित्र में भी हुई थी। और अब यह कहानी पूरी हो चुकी थी। वो 1947 में शुरू हुई थी। यहाँ खान ने कभी 1,000 नहीं लौटाए, लेकिन इतिहास ने अपना हिसाब बराबर कर दिया था। सैम ने मजाक में कहा था, उसने मेरी मोटरसाइकिल ली थी, मैंने उससे आधा देश ले लिया। लेकिन यह मजाक नहीं था, यह रणनीति की जीत थी। जनवरी 1973 भारत सरकार ने सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की रैंक दी। भारतीय सेना के इतिहास में यह सर्वोच्च सम्मान था, लेकिन रैंक से उनका स्वभाव नहीं बदला। उन्होंने कहा, मैं पहले सैनिक हूं। अब सवाल यह था, इतनी लोकप्रियता, इतनी प्रतिष्ठा, क्या वे राजनीति में आएंगे? अफवाहें चली, कहा गया वह सत्ता पलट सकते हैं। लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, क्या आप मुझे हटाने की सोच रहे हैं? सैम मुस्कुराए और बोले, स्वीटी, मैं अपनी नाक अपने काम में नहीं डालता, आप भी मेरी में मत डालिए। फिर गंभीर होकर कहा, मैं सैनिक हूं, राजनीति मेरा काम नहीं है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब आएगा वह हिस्सा जब हम देखेंगे 1962 की सीख, 1971 का प्रभाव, भारत की सैन्य नीति में बदलाव, सैम की नेतृत्व दर्शन, उनका निजी जीवन और उनकी अंतिम विरासत। यहीं से अंतिम अध्याय शुरू होगा। 16 दिसंबर 1971 के बाद भारत बदल चुका था, लेकिन सैम मानेकशॉ नहीं बदले। जीत के बाद असली परीक्षा शुरू होती है और वहीं से किसी नेता का चरित्र दिखाई देता है। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई। यह रैंक जीवन भर के लिए होती है। सेना में सर्वोच्च सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने कभी खुद को महान कहने नहीं दिया। वह कहते थे, मैंने अपना काम किया है। 1971 की जीत सिर्फ युद्ध नहीं थी, यह 1962 का जवाब था।
1962 में चीन से हार ने सेना का मनोबल तोड़ दिया था। राजनीतिक हस्तक्षेप ने कमान को कमजोर किया था। सैम हमेशा कहते थे, सैनिक कभी हारता नहीं, कमांडर हारता है। 1971 में उन्होंने सुनिश्चित किया कि नेतृत्व स्पष्ट हो, लक्ष्य साफ हो और सेना पर विश्वास हो। उनका नेतृत्व 3 स्तंभों पर खड़ा था। पहला, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, दूसरा मॉरल करेज, तीसरा ह्यूमन डिग्निटी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उन्होंने तैयारी के बिना कभी युद्ध नहीं किया। मॉरल करेज, उन्होंने प्रधानमंत्री को मना किया। ह्यूमन डिग्निटी, उन्होंने दुश्मन सैनिकों के साथ सम्मान से व्यवहार किया। युद्ध के बाद 93,000 युद्धबंदी भारत में थे। इतिहास में अक्सर विजेता अपमान करता है, लेकिन सैम ने आदेश दिया, वे सैनिक हैं, उन्हें सैनिकों की तरह ट्रीट करो। कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने बाद में स्वीकार किया कि भारत ने उनके साथ मानवता दिखाई। यही असली विजय थी। उनका हास्य बोध भी अलग था। एक बार एक जवान ने कहा, सर, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। सैम बोले, आइदर यू आर लाइंग और यू आर अ गोरखा। यह मजाक नहीं था, यह साहस की परिभाषा थी। डर होना स्वाभाविक है, लेकिन डर के बावजूद खड़े रहना, यही सैनिक है। उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही मजबूत थी। पत्नी सिलो मानेकशॉ, जब सैम महीनों युद्ध में होते तो घर की जिम्मेदारी सिलो संभालती। किसी ने सिलो से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा, मैं सैनिक की पत्नी हूं, डर से बहुत पहले रिश्ता तोड़ दिया। सैम कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी पत्नी है। 1973 के बाद उन्होंने सक्रिय सेवा छोड़ी, लेकिन वह सार्वजनिक जीवन में रहे, भाषण देते, युवा अधिकारियों को प्रेरित करते। उनकी उपस्थिति ही अनुशासन थी। उन्होंने कभी राजनीति में प्रवेश नहीं किया, कभी सत्ता की इच्छा नहीं जताई। उनके पास लोकप्रियता थी, सम्मान था, सैन्य समर्थन था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सैनिक हूं, राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है। 27 जून 2008 वेलिंगटन, तमिलनाडु मिलिट्री अस्पताल में 94 वर्ष की आयु में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने अंतिम सांस ली। कहा जाता है उनके अंतिम शब्द थे, आई एम फाइन। इतना शांत, इतना सदा हुआ, जैसे पूरी जिंदगी रही। अगर 1971 में भारत हार जाता तो 1 करोड़ शरणार्थी यही रह जाते, पूर्वोत्तर की राजनीति बिल्कुल बदल जाती, भारत की वैश्विक छवि टूट जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक जनरल ने तैयारी को चुना, धैर्य को चुना और सही समय पर प्रहार किया। आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो नामों की सूची लंबी होती है, लेकिन कुछ नाम समय से ऊपर उठ जाते हैं। सैम मानेकशॉ उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने साबित किया है कि नेतृत्व पद से नहीं बनता, नेतृत्व चरित्र से बनता है। रणनीति हथियारों से नहीं बनती, रणनीति दिमाग से बनती है। और विजय केवल जीत से नहीं आती, विजय सम्मान से आती है। अगर 1942 में 7 गोलियां उन्हें मार देती तो 1971 शायद अलग होता, लेकिन इतिहास ने उन्हें बचाया, क्योंकि भारत को उनकी जरूरत थी। यह कहानी एक युद्ध की नहीं थी, यह कहानी नेतृत्व की थी, यह कहानी अनुशासन की थी, यह कहानी उस आदमी की थी जिसने प्रधानमंत्री से कहा अभी नहीं, और जब कहा अब तो इतिहास बदल गया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर, भारत की सैन्य आत्मा का एक अध्याय। जय हिंद।